इतिहास से जुड़ी बातों का इल्म अगर इतना साधारण ही होता तो मतभेद ही नहीं उपजते। साल 1947 की 14 जुलाई का दिन था जब पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी बीमारी के चलते क्वेटा से 133 किलोमीटर दूर जियारत ले जाया गया था। जिन्ना का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ रहा था और वह अब समझ चुके थे कि समय की नज़ाकत का अब उन्हें बेहद खास ख्याल रखना होगा। जब डॉक्टर इलाही बख्श ने उन्हें बताया कि उन्हें तपेदिक यानी टीबी की बीमारी है तो जिन्ना ने बिना अचंभित होते सिर्फ यही कहा, यह बात मैं 12 साल से जानता हूँ। इस राज को छिपा कर रखना पड़ा क्योंकि अगर यह राज हिंदुओं के नुमाइंदों को पता चल जाता तो शायद पाक बनता ही नहीं, बंटवारा होता ही नहीं। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में शायद उन्होंने इसी बात को बताने की कोशिश की है। यहाँ तक कि इस खबर की सूचना उनकी बहन फातिमा तक को भी नहीं थी तो सिर्फ मुंबई के उस डॉक्टर को जिसने बड़ी ही ईमानदारी से इस राज को एक तिजोरी में दफन कर रखा था। 13 अगस्त 1948 को जब उन्हें जियारत से कोटा लाया गया तो डॉक्टरों से उन्होंने यही कहा, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ ले आए, जियारत में मैं घुटन महसूस कर रहा था। कोटा पहुंचने के कुछ एक दिन बाद उनकी सेहत में सुधार भी होना शुरू हो गया था। तब वे अखबार पढ़ने और दूसरे औपचारिक काम कर लिया करते थे। इसी क्रम में जांच के दौरान 29 अगस्त को इलाही बख्श ने उनसे कहा, आपने अपने मुल्क के अस्तित्व के लिए बहुत कुछ किया है और उसे मजबूती से स्थिर रखने के लिए काफी जिंदा रहे। यह बात सुनते ही जिन्ना बिल्कुल सुन पड़ गए। शायद यह बात उन्हें चुभी थी या फिर दूसरी कोई बीती बात उनके सामने उभर कर आ गई थी, इसका तो पता नहीं, लेकिन तभी जिन्ना ने कहा, आपको पता है जब आप पहली बार जियारत आए थे तो मैं जिंदा रहना चाहता था, लेकिन अब मेरा मन मरना और जीना सब बराबर है। अब इलाही अपनी भूल पर पछता रहे थे। इलाही कहते हैं, ये शब्द जब उन्होंने कहे तो उनकी आंख झलक रही थी। एक मजबूत और कड़ा दिल रखने वाले व्यक्ति की आंखों में आंसू इलाही को हैरत में डाल रहा था। मेरी इस मुल्क को अब कोई जरूरत नहीं है, ठीक यही बात जिन्ना ने अपनी बहन फातिमा से भी कही थी। शुरुआती सितंबर में डॉक्टर इलाही ने फातिमा को बताया उन्हें हेमरेज हो गया है और अब कोटा की ऊंचाई उनके लिए ठीक नहीं है, अतः जल्द से जल्द उन्हें कराची शिफ्ट होना होगा। इसके बाद 5 सितंबर को जिन्ना को निमोनिया का अटैक भी हुआ। इसके बाद उनका स्वास्थ्य ढलते सूरज की तरह डूबता ही चला गया। 10 सितंबर को डॉक्टर इलाही ने हार मान ली थी। उन्होंने फातिमा को बताया जिन्ना अब कुछ ही दिनों के मेहमान रहे हैं और शायद उसी दिन जिन्ना की हालत और ज्यादा खराब हो चली थी। वह बेहोशी की हालत में मुल्क यानी पाक के संविधान को लेकर कुछ शब्द बुदबुदा रहे थे। 11 सितंबर 1948 को यानी आज के दिन उन्हें इस अचेतन स्थिति में कोटा में कराची लाया गया। उन्हें उनके प्राइवेट जेट ने शाम 4 बजे मालीपुर एयरपोर्ट पर टेक इन किया। अब यहाँ से उन्हें आगे का रास्ता एम्बुलेंस से तय करना था, लेकिन इस बीच रास्ते भर में ही वह एम्बुलेंस खराब हो चली। उस दौरान 20 मिनट का सफर 2 घंटे में तय हुआ। यह बात भी थोड़ी हैरत में डालने वाली थी कि वहाँ की पाकिस्तान गवर्नमेंट ने संसाधनों और यातायात को लेकर इतना ढुलमुलाता हुआ रवैया क्यों अपना रखा था। एम्बुलेंस का ठीक समय पर गवर्नर हाउस न पहुंचना वहाँ के अधिकारियों को अचंभित भी नहीं कर रहा था, संशय में भी नहीं डाल रहा था। ऐसा लगता था उन्हें जिन्ना को लेकर ना तो इतनी फिक्र थी और ना ही कोई गंभीरता। जब जिन्ना गवर्नर जनरल हाउस पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें ताकत का इंजेक्शन लगाया। इस बीच जिन्ना की आंखें कुछ खुली थी जब इलाही ने उन्हें कहा था, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करें। तो जिन्ना ने बड़ी ही भरी आवाज में कहा, नहीं, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। इलाही के मुताबिक उनके अंतिम शब्द पाकिस्तान और अल्लाह थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर फातिमा कहती हैं, उन्होंने मुझे आंखों के इशारों से पास बुलाया और बात करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। और फातिमा खुदा हाफिज और अंत में कुछ बुदबुदाते हुए उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। कितना अजीब लगता है ना, इस चलती फिरती दुनिया में घटना या संस्मरण जब इतिहास में तब्दील हो जाते हैं। भारत पाक भी इस इतिहास का एक अंग है। जिन्ना, नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, ये सब इसी इतिहास के किरदार रहे हैं जिन्होंने देश की अखंडता को खंडित होते देखा है। आप जिन्ना को देश का बंटवारा का जिम्मेदार मान सकते हैं, लेकिन फिर भी उस दौरान की परिस्थितियों से आपको वाकिफ होना होगा। आज जिन्ना को आप या हम किसी भी रूप में देखें, लेकिन वह इस बात की नजीर है जिसे किसी भी ताकत ने पिघलने नहीं दिया और अपनी जिद के चलते एक नए मुल्क या राष्ट्र का निर्माण कराकर ही दम लिया। फिर भले ही इससे केवल दुख, टकराव और मतभेद ही उपजे हो। इसलिए कहते हैं जिद भी एक वक्त नासूर बन जाती है, जिसकी मवाद कभी नहीं सूखती और शायद मौजूदा हालात को देखते हुए कभी सूखे भी नहीं। बाकी इतिहास तो इतिहास हुआ करता है, इसका वास्तविक रूप ना तो आपने देखा है और ना ही हमने तो इसे सिर्फ किसी न किसी सहारे जाना ही है।
चलिए मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।